नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारी कक्षाएं चल रही थीं और उसी से संबंधित कल की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के वन विकास कार्यक्रमों के विषय में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम वन्य जीव संरक्षण, नेशनल पार्क, पक्षी विहार इत्यादि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अगर कल की आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको वो कक्षाएं मिल जाएंगी। उसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक स्तर इत्यादि के विषय में अध्ययन किया है। मृदा कैसी है उत्तर प्रदेश में, इन सभी से संबंधित कक्षाएं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आपने उनके विषय में अध्ययन नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आप सभी प्रकार की कक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे वन जीव संरक्षण के विषय में, जिसमें से हम नेशनल पार्क, पक्षी विहार, उद्यान इत्यादि के विषय में देखेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की कक्षा का अध्ययन करते हैं और बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण की। दोस्तों, अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण की, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए गए उन्हें हम क्रमवार आज देखेंगे। वन्य जीव के संरक्षण संबंधी देश में प्रथम कदम तत्कालीन उत्तर प्रदेश, लेकिन वर्तमान उत्तराखंड में उठाए गए। इसका मतलब है कि जब ये कदम उठाए गए, यानी जब ये प्रयास किया गया, उस समय जो उत्तराखंड था वो हमारे उत्तर प्रदेश का ही भाग था, यानी उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि वन्य जीव के संरक्षण संबंधी देश में प्रथम कदम तत्कालीन उत्तर प्रदेश, यानी उस समय तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज ये उत्तराखंड में है, तब उठाए गए। कब? जबकि 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। कब की गई? तो 1935 में की गई। कहाँ की गई? तो देहरादून में की गई, याद रखिएगा। इसके बाद 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल उद्यान, यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नैनीताल एवं गढ़वाल में की गई। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी, लेकिन 1954-55 में इसका नाम रामगंगा किया गया था। कब? 1954-55 में। मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाम 1954-55 में इसका नाम रामगंगा किया गया था, यानी रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम था। इसके बाद में 1955-56 में एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे जिम कार्बेट, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। इसके बाद में लेकिन अभी आपको 2021 में एक ये न्यूज़ आई थी कि इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है वो बदल कर रामगंगा कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, या ये कहें कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है कि इसका नाम जिम कार्बेट ही रहेगा, यानी इसका नाम जिम कार्बेट ही रहेगा। अब रामगंगा नेशनल पार्क नहीं किया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही जुलाई अगस्त में भी ये खबरें आ रही थी कि इसका नाम बदलकर, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बताया है, ये नोटिस जारी किया है कि यहाँ इसका नाम नेशनल पार्क यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क ही रहेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर, तो देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। यह संगठन प्रदेश में जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीव एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। इसके बाद में वर्तमान में प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जिसे जाना जाता है, 11 वन्य जीव विहार और 2 टाइगर रिजर्व हैं। ये आप याद रखिएगा। कभी कभी मोटा मोटा यही क्वेश्चन पूछ लेगा, तो
तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है एक राष्ट्रीय उद्यान? तो वो आपका दुधवा नेशनल पार्क है, 11 वन्य जीव विहार हैं और 2 टाइगर रिजर्व हैं। इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, अभी आप यही समझ लीजिए। अगर हम बात करें राज्य प्राणी उद्यान की, तो ऐसे नागरिकों को सुविधा के लिए जो वन क्षेत्रों में जाकर वन्य जीवों को नहीं देख सकते, उनके लिए कानपुर तथा लखनऊ प्राणी उद्यानों की स्थापना की गई है। आप देखते होंगे चिड़ियाघर, उन्हीं की बात करी जा रही है यहाँ पर। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह के नाम पर एक प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्रेटर नोएडा, जो लखनऊ और कानपुर में आपका प्राणी उद्यान है, ये आपका बहुत पुराना है, लेकिन ये जो गोरखपुर, ये अभी नए नए बनाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में 120 हेक्टेयर क्षेत्र में एक रात्रि वन्य जीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क का निर्माण चीन व सिंगापुर में स्थापित नाइट सफारी पार्क के मॉडल पर किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये हो चुका है और ये एकमात्र नाइट सफारी पार्क है, याद रखिएगा। यह इस प्रकार का विश्व का चौथा और भारत का पहला अभयारण्य है। यानी उत्तर प्रदेश का तो पहला है ही, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का भी पहला है, और विश्व की अगर बात करें तो विश्व का ये चौथा नाइट सफारी पार्क है। जनसामान्य में वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार के तहत इटावा के फिसर वन क्षेत्र में एक लायन सफारी पार्क, एक एलिफेंट सफारी पार्क तथा तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरण सफारी पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ एशियाई बब्बर शेरों के प्रजनन की भी व्यवस्था की गई है। एशियाई बब्बर शेर आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की, जो आपका उत्तर प्रदेश में एक है। कौन सा है? तो वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है। बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। दुधवा पशु विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, और अगर इसे ये कहेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब मिला, तो याद रखिएगा वो आपको 1977 ईस्वी में मिला था। आगे बढ़ेंगे। ये घने साल वन तथा ऊंची पासों इकोसिस्टम से सम्मिश्रण का एक अनूठा उदाहरण है। कौन? दुधवा नेशनल पार्क। इस पार्क में बाघ, बारहसिंगा, चीतल हिरन की एक प्रजाति होती है, एक सींग वाला गैंडा, बाघ, पांडा, हाथी, भालू, अजगर, मगर, सांभर आदि जीवों के अलावा बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति सेवन, डुआलिसी और डिस्पिस हेयर और चरस जैसे दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं। पक्षियों की यहाँ पर 450 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? दुधवा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। अगर हम वन जीव विहार की बात करें तो वन जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1956 में स्थापित संगठन द्वारा सर्वप्रथम 1957 में चंदौली स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। वर्तमान में राज्य वन विभागाधीन कुल 11 वन्य जीव विहार हैं। ये भी याद रखिएगा। कितने वन्य जीव विहार हैं? तो 11 वन्य जीव विहार हैं। अगर अब वन्य जीव विहार यानी पक्षी विहार की हम बात करें तो नगरों और औद्योगिकरण के विस्तार के कारण पक्षियों के आश्रय स्थल का मतलब है पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों पर, के निरंतर ह्रास तथा कई अन्य कारणों के परिणाम स्वरूप पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। और राजपक्षी कौन सा है? आपका सारस, कौवा व गिद्ध जैसी कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गिद्धों और कौवों की असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण DDT है और BHC है, जैसे कीटनाशक रसायन है। DDT गिद्धों की मौत का मुख्य कारण माना जाता है, जो मृत प्राणी में विद्यमान रहते हैं और जिन्हें खाकर अपनी उदरपूर्ति करते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय यानी जो DDT होता है ये जानवरों में भी होता है,
बना रहता है। जो ये दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं जानवरों के लिए, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें डीडीटी होता है, और उससे क्या होता है कि वो जानवरों के अंदर, जानवर मर भी जाता है फिर भी वो उनके अंदर से ख़त्म नहीं होता है। और वही जो गिद्ध हैं या आपके कौवे हैं, वो मरे हुए जानवरों, क्योंकि जो अपशिष्ट का काम करते हैं वो गिद्ध और कौवे ही करते हैं। तो जब ये गिद्ध और कौवे उन मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं तो वो डीडीटी इनके अंदर चला जाता है, और जब वो इनके अंदर चला जाता है तो इनसे क्या होता है कि इनकी जो गर्दन की हड्डी होती है वो ख़राब हो जाती है, और इसी वजह से ये पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। कभी कभी उड़ते उड़ते ये नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि वो डीडीटी की वजह से इनके जो गर्दन की हड्डी होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है अपनी, उसी तरह इनके जो गर्दन की हड्डी होती है वो ख़राब हो जाती है, यानी विकलांग हो जाते हैं और ये नीचे गिर जाते हैं, और उसी कारण इनकी मौत हो जाती है। पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य वन विभागाधीन इस समय कुल 14 पक्षी विहार हैं। ठीक है, वो 14 पक्षी विहार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। यहीं पे आप नोट करते जाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में सही रहे। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखते जाएं, आपको उसी से याद हो जाएगा। क्या है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये है कहाँ पर? तो ये कन्नौज में है, याद रखिएगा। दूसरा आपका है सूर सरोवर पक्षी विहार। दूसरा सूर सरोवर याद रखिएगा, सूर सरोवर पक्षी विहार। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका है आगरा में है ये। ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो समसपुर पक्षी विहार। तीसरा आपका है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है आपका? तो ये आपका रायबरेली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो पटना पक्षी विहार की बात कर लेते हैं। पटना पक्षी विहार, पटना नाम सुन के बिहार नहीं चले जाना। ठीक है, पटना ये एटा जिले में है आपका, सॉरी, ये एटा जिले में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे तो विजय सागर पक्षी विहार है आपका, विजय सागर पक्षी विहार। पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा जिले में है, महोबा में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1990 में की गई थी। अगर आपकी पार्वती अरंगा पक्षी विहार की बात करेंगे, पार्वती अरंग पक्षी विहार, ये आपका पार्वती अरंग जो पक्षी विहार है ये गोंडा जिले में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1990 में की गई थी। हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पार्वती हो गया। इसके बाद में सातवां आपका हो जाएगा समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार, आपका ये जो समान पक्षी विहार है ये मैनपुरी में है, मैनपुरी में है, और इसकी स्थापना भी 1990 में की गई थी। आठवां आपका हो जाएगा ओखला पक्षी विहार, एक आपका है ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर, और इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी।
इसके बाद में अगर आगे देखेंगे, नवा आपका हो जाएगा, ओखला हो गया, बखीरा लिख लीजिए, बखीरा, बखीरा पक्षी विहार। बखीरा जो है वो आपका संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी 1990 में ही हुई थी। इसके बाद में 10वां आपका हो जाएगा, बखीरा के बाद में सांडी लिख लीजिए, सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। सांडी जो है ये आपका हरदोई जिले में है, हरदोई में है, और इसकी स्थापना भी 1990 में ही हुई थी। इसके बाद में आगे आपका हो जाएगा, सांडी हो गया, सूर सरोवर लिख लीजिए, सूर सरोवर, सूर सरोवर पक्षी विहार, पक्षी विहार लिख लीजिएगा, पक्षी विहार। सूर सरोवर जो है ये आपका आगरा में है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसके बाद में आपका 12वां हो जाएगा, सुराहा ताल, सुराहा ताल पक्षी विहार, सुराहा ताल पक्षी विहार जो है आपका ये बलिया जिले में है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी। इसके बाद में आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, पक्षी विहार, याद रखिएगा, पक्षी विहार। ये भीमराव अंबेडकर जो पक्षी विहार है ये आपका प्रतापगढ़ जिले में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो भी 2003 में हुई थी। इसके बाद में आपका है नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, पक्षी विहार। इसकी स्थापना जो हुई थी ये है कहाँ, तो ये उन्नाव में है, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। लेकिन अभी 2015 में अगर देखें तो अभी 2015 में इसका नाम बदल के नवाबगंज का पक्षी विहार का नाम बदलकर 2015 में इसका नाम वो कर दिया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार इसका नाम कर दिया गया था। ये जो पक्षी विहार था आपका नवाबगंज पक्षी विहार, ये सबसे छोटा पक्षी विहार था, विहार है, था नहीं है, विहार है, और ये सबसे पहला भी है। सबसे पहला का मतलब है कि इसकी स्थापना जो की गई थी वो सबसे पहले की गई थी, पहला है। ठीक है, ये थे आपके वन्यजीव विहार। ठीक है, अभी अब अगर हम इसके बाद बात करें तो हम बात करेंगे दुर्लभ जीवों की। दुर्लभ जीवों के विषय में अगर हम देखें तो दुर्लभ जीव वो होते हैं जो विलुप्ति की कगार पर होते हैं। ठीक है, राजपक्षी सारस इस समय संकटाग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। संपूर्ण विश्व के कुल 8000 सारसों में से 40% उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं। कौशाम्बी, फतेहपुर, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज आदि जिलों में अधिक सारस पाए जाते हैं। प्रदेश में गिद्ध पक्षी संकटाग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। जून 2011 में की गई जनगणना के अनुसार पूरे प्रदेश में इनकी संख्या मात्र 2097 थी। इनके संरक्षण के लिए प्रदेश में सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। गांगेय डॉल्फिन, स्विस या सुसु जिसे कहते हैं, को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। प्रयागराज से मिर्जापुर तक गंगा में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। शेर,
बारहसिंघा, चीतल, हाथी, भालू, गैंडा, बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजाति, शेरवन, डुआलसी और डिस्पिथेयर एवं चरक जैसे जंतु लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किशनपुर बिहार में देखने को मिलते हैं। मिर्जापुर के कैमूर वन्य जीव विहार में चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन आदि पाए जाते हैं। आगरा, इटावा, औरैया, आगरा अलग है, इटावा औरैया स्थित राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार में घड़ियाल, डॉल्फिन, मछली आदि पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो कहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है, कौन से कहाँ पर जीव पाए जाते हैं, ये आप पॉइंट ये याद रखिएगा, इन्हीं में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर कुछ त्रुटि लग रही है तो भी आप हमें कमेंट करें, हम सुधार करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंदौली के चंद्रप्रभा विहार में चिंकारा, सांभर, तेंदुआ आदि मिलते हैं। एटा के पक्षी विहार को राज्य सरकार ने रिजर्व घोषित कर दिया है। कुकरेल जो लखनऊ में है व सारनाथ जो वाराणसी में है, कछुआ प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। काले हिरण हेतु राज्य में 2 यानी अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र व प्रयागराज के मीजाकोराव क्षेत्र में गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र हैं। आगे बढ़ेंगे। वन्य जीवों संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके विषय में देख लेते हैं। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र लखनऊ के कुकरेल वन में 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ काला हिरन, ऊदबिलाव, काकेर आदि लुप्त प्राय वन जीवों की प्रजनन योजना चलाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय चंबल वन विहार की बात करेंगे तो मगर और घड़ियाल जो कि ज़्यादातर नदियों में मिलते हैं के संरक्षण के उद्देश्य से चंबल घाटी के क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पड़ने वाले चंबल का क्षेत्र सम्मिलित है और यह योजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। यानी ये केंद्र और राज्य की एक सम्मिलित योजना है। कछुआ पुनर्वास योजना की बात करें तो ये गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत केंद्र द्वारा पोषित कछुआ पुनर्वास योजना 1986-87 से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत मांसाहारी कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रजनन केंद्रों पर इनके बच्चों का पालन कर गंगा नदी में इन्हें छोड़ दिया जाता है। इस योजना के तहत वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ अभयारण्य को मार्च 2020 में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इको डेवलपमेंट प्रोग्राम की। राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवों विहारों, पक्षी विहारों में इको डेवलपमेंट प्रोग्राम को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से वो राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वो दुधवा टाइगर रिजर्व है, सुराहा ताल पक्षी विहार है, रानीपुर वन्यजीव विहार है, विजय सागर पक्षी विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, समान पक्षी विहार और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। यहाँ पर वन्य जीवों यानी विहारों, पक्षी विहारों में इको डेवलपमेंट प्रोग्राम को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे। प्रदेश के समस्त वन्य विहारों के विकास हेतु केंद्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही है। 2002-03 में राज्य के समस्त पक्षी विहारों को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र की अगर बात करें तो घड़ियाल की लुप्त प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत घड़ियाल के अंडों को एकत्र करके लखनऊ जिले के कुकरेल वन और बहराइच जिले के कतरनिया घाट में कृत्रिम निषेचन द्वारा बच्चे पैदा कर उनका पालन पोषण किया जाता है और इन बच्चों को तैयार होने के बाद में नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये जीव नदियों में जो रहते हैं ये पानी को शुद्ध करते रहते हैं। यानी पानी, जैसे मछलियां हैं, पानी में जो गंदगी है उन गंदगी को मछलियां खाती रहती हैं और इससे जो नदियों का पानी होता है वो साफ बना रहता है। अब जब ये कछुए, घड़ियाल, मछलियां पानी में होंगी ही नहीं तो पानी का प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। अगर बात करें टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए
केंद्र की सहायता का मतलब है सेंटर की सहायता से 112 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में हाथियों के संरक्षण के लिए राज्य में यह केंद्रीय योजना 1992 से चलाई जा रही है, ये याद रखिएगा। इस योजना के तहत हाथी के प्राकृतिक वास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियां, मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण आदि कार्यों हेतु केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें आपने देखा कि वन्य जीव संरक्षण किस तरह किया जा रहा है, किस तरह जीवों जो ऐसे जीव जो कि हमारी विलुप्ति की कगार पर हैं, उनको कैसे संरक्षण किया जा रहा है, उनका पालन पोषण कैसे किया जा रहा है। ये सब आज की क्लास में आपने देखा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम अपनी त्रुटि में सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें, आपका कमेंट हमें कुछ सीखने को और प्रोत्साहित करने का अवसर देता है। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।